आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार। आज हम एमए फाइनल का पेपर 2 जो है कंपल्सरी, उसमें राजनीतिक भूगोल की प्रकृति के बारे में आपके साथ विचार विमर्श करेंगे। और जो पहले जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने राजनीतिक भूगोल का आपके साथ परिचय शेयर किया और उसके बाद राजनीतिक भूगोल से संबंधित परिभाषाएं शेयर की, जो कि विभिन्न संकल्पनाओं पे आधारित थी। जैसे कि पर्यावरण राजनीति संकल्पना थी, उसके आधार पर कई विद्वानों ने अपने विचार विमर्श किए थे। उसके बाद थी जो क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना थी, उससे संबंधित कई विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए, जो आपसे हमने शेयर किए। और जो लास्ट में जो संकल्पना थी वह थी स्थानिक संगठन की संकल्पना, जिसके साथ जिस पर विभिन्न विद्वानों द्वारा विचार जो थे राजनीतिक भूगोल की परिभाषा को बताने में, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। आज हम राजनीतिक भूगोल की प्रकृति आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो मानव स्वभाव की तरह जो राजनीतिक भूगोल का भी अपना स्वभाव है। उसका वह स्वभाव प्रकृति, भौगोलिक परिवेश, जीवन पद्धति, ऐतिहासिक घटनाक्रम, सामाजिक, सांस्कृतिक और विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले विकास आदि के अनुरूप बनता और ढलता है। राजनीतिक भूगोल की प्रकृति अगर हम देखें तो राजनीतिक भूगोल की प्रकृति अपने मात्र विषय इसका क्या हुआ, मानव भूगोल की प्रकृति के समान ही है। लेकिन क्योंकि यह शाखा मानव की कार्य पद्धति, उसके विचारों व नीतियों से संबंधित है, इसमें कुछ विशेष तथ्यों का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है। राजनीतिक भूगोल की प्रकृति को निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले है गतिशील विज्ञान। जर्मन भूगोलवेत्ता कांट के अनुसार राजनीतिक भूगोल एक स्थिर विज्ञान की अपेक्षा गतिशील विज्ञान है, क्योंकि यह विभिन्न राज्यों के अंतर्गत राजनीतिक क्रियाकलापों एवं स्थिर तत्वों के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल के अंतर्गत क्रियाशीलता अथवा परिवर्तन के सिद्धांत, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, का विशेष महत्व है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत इस सिद्धांत का महत्व कहीं अधिक ही है, क्योंकि मानव विचार, उसके चिंतन व राजनीतिक क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तनशील हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर विगर्ट ने 1957 में राजनीतिक भूगोल को मानव भूगोल की वैध संतान कहा है। मानव विचारों में परिवर्तन अवश्यंभावी होता है। उम्र के साथ साथ मानव चिंतन व विचारों में परिपक्वता आती है, जिससे उसके क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। पियर्सी एवं सहयोगियों ने 1948 में राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत गतिशील एवं स्थिर दोनों तत्वों के महत्व पर प्रकाश डाला है। गतिशील तत्वों के अंतर्गत मुख्य विचार व सामूहिक भावनाएं आती हैं, तथा स्थिर तत्वों के अंतर्गत स्थान, स्थिति, भौतिक स्रोत आदि पार्थिव तत्व सम्मिलित हैं। कार्लसन ने 1958 के अनुसार, चूंकि राजनीतिक भूगोल राज्य के नियमों एवं प्रदेश के मध्य अंतरक्रिया से संबंधित है, इसमें गतिशील एवं स्थिर दोनों तत्व सम्मिलित हैं। मानवीय तत्व तथा जैसे कि लोग, सामूहिक भावनाएं एवं विचार गतिशील तत्व हैं, जबकि पार्थिव तत्व जैसे स्थान, स्थिति, प्राकृतिक संसाधन अपेक्षाकृत स्थिर तत्व हैं। जब हम राजनीतिक भूगोल की प्रकृति की बात करते हैं तो उसमें जो दूसरा एस्पेक्ट आता है वह है पृथ्वी तल का अध्ययन। भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है। इसकी यह प्रकृति राजनीतिक भूगोल के समान रूप में प्रभावी है। मूडी ने 1949 के अनुसार
कोई भी राज्य शून्य में बिना क्षेत्र के नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी क्षेत्र बिना मानव बसाव के राज्य के रूप में गठित नहीं हो सकता। मानव बिना राज्य के रह सकता है, लेकिन बिना मानव बसाव के राज्य होना संभव नहीं है। गॉवलेट के अनुसार 1955 में राजनीतिक भूगोल में उन्हीं राजनीतिक संयुक्तियों का अध्ययन समाविष्ट है जो स्थानिक तत्वों पर आधारित हों। इस प्रकार राजनीतिक भूगोल पृथ्वी तल से आबद्ध क्षेत्रों का अध्ययन है। रेड्जल ने 1897 की लिबरांस संकल्पना, जिसमें उन्होंने राज्य को धरती आबद्ध जैव तत्व माना है, अर्थ बाउंड ऑर्गेनिज्म, तथा प्रत्येक राज्य की एक भूखंड आबद्ध मानव समूह के रूप में देखा है, के द्वारा भी स्पष्ट होता है कि राजनीतिक भूगोल पृथ्वी तल के अध्ययन से संबंधित है। इसके बाद आती है तत्वों की अंतरक्रिया का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राजनीतिक क्रियाकलापों एवं भौगोलिक तत्वों के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है। किसी स्थान, क्षेत्र व राज्य की भौगोलिक दशाएं तथा स्थल, स्थिति, उच्चावच, जलवायु, आकार, आकृति, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना अलग अलग एवं संयुक्त रूप से राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं तथा स्वयं प्रभाव ग्रहण करती हैं। कार्लसन के अनुसार 1952 के अनुसार, being the study of the interrelationships of the earth and state, it contributes a geographical interpretation of the international relationships in between states. बाल्कनबर्ग ने 1939 में, कैस्पर्सन ने 1961 में एवं म्यूर ने 1975 में राजनीतिक भूगोल को भूमि एवं राज्य के मध्य अंतरक्रिया के ज्ञान के रूप में स्वीकार किया। संश्लेषणात्मक विज्ञान। राजनीतिक भूगोल वस्तुतः एक संश्लेषणात्मक विज्ञान है। यह अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे सामाजिक विज्ञानों के मिलन बिंदु पर स्थित है। सामाजिक अवस्था के द्वारा राज्य की विशेषताएं निश्चित होती हैं। विशिष्ट प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां वहां की सरकार व उनकी कार्यप्रणालियों को भी प्रभावित करती है। राज्य का आर्थिक व क्षेत्रीय विकास उसकी आर्थिक नीतियों पर आधारित होता है। राजनीतिक भूगोल इन सभी बातों का अध्ययन करने के कारण एक संश्लेषणात्मक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। यह भू राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय संबंध व सैन्य विज्ञान आदि शास्त्रों से भी अनिष्ट संबंध है। बिगर्ट ने 1957 में राजनीतिक भूगोल को राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र के मिलन स्थल के रूप में स्वीकार किया है, जिससे इसके इसी के संदर्भ में अब आगे चलते हैं। तो राजनीतिक भूगोल की प्रकृति का जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वह है क्षेत्रीय विज्ञान। राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान, साइंस ऑफ एरियाज है। अनेक भूगोलवेताओं ने राजनीतिक भूगोल की राजनीतिक क्षेत्रों के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया। हार्ट्शॉन 1935 के अनुसार राजनीतिक भूगोल राजनीतिक क्षेत्रों का